अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम हमारे दूसरे चैप्टर को देख रहे हैं जिसमें हमने बीमा यानी क्या, उसके 4 उसूल देखे, फिर उसकी सब किस्में देखी, फिर उसके बाद हमने डाक की खिदमत देखी, फिर मनी ऑर्डर देखा। अब आज हम बात करेंगे वखार यानी गोदाम की, जिसको आप लोग कहते हो गोदाम। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वखार यानी क्या या गोदाम यानी क्या। तो उसकी तारीफ़ बयान करते हुए कहा जाएगा कि वखार एक एवी सेवा है कि जेमा पेदाशोनो संग्रह थाय छे। कि गोदाम एक ऐसी खिदमत है जिसमें जो हमारी पैदावार है उसको जमा किया जाता है या उसको रखा जाता है। कैसे रखा जाता है कि जो उसका मूल स्वरूप था यानी जो उसका असल ढांचा था वो वैसे ही रहे, एज़ इट इज़ ही उसको उसमें रखा जाता है। गोदाम की अहम कितनी किस्में हैं? गोदाम की अहम 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला है मालिकीनी दृष्टि है यानी मालिकी के लिहाज से, दूसरा है ज़कातनी दृष्टि है यानी ज़कात के लिहाज से, और तीसरा है उपयोगनी दृष्टि है यानी इस्तेमाल के नज़रिए से या इस्तेमाल के लिहाज से। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मालिकीनी दृष्टिए वखारना प्रकारों यानी मालिकी के लिहाज से गोदाम की कितनी किस्में? 2 किस्में। कौन कौन सी किस्में? सबसे पहला आएगा खानगी मालिकी, उर्दू लिख लेंगे इसका, यानी निजी मालिकी का गोदाम, और दूसरा आएगा जाहिर वखारों यानी अवामी गोदाम। अब खानगी मालिकीनी वखारों में क्या होगा? देखो, इसमें ये किसी एक अफराद का इस पे हक है तो उसे जो उसमें रखना होगा वो वही रखेगा क्योंकि उस पर उसका हक है। वो चाहे तो अपने गोदाम को खाली रहने दे, वो चाहे तो अपने गोदाम में कुछ भी रखे। या फिर हो सकता है ऐसा भी अगर कोई कर सकता है कि कोई अफराद जैसे किसी से किराया वगैरह लेकर अपने गोदाम में किसी और को सामान रखने के लिए हामी भर दे। फिर दूसरी किस्म आती है जाहिर वखारों यानी अवामी गोदाम। अवामी गोदाम यानी क्या कि इन गोदामों का इस्तेमाल कारोबारी मकसद के लिए नहीं होता लेकिन जाहिर जनता यानी आवाम के लिए होता है। कैसे आवाम के लिए होता है? आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन, किसी बंदरगाह के आसपास गोदामें होती है, वहाँ पे आपने देखा होगा गेहूँ है या कुछ रेती है, ईंटें है वगैरह पड़ी हुई होती हैं। ये क्या है? अवामी गोदाम है यानी इसका इस्तेमाल आवाम यानी हम लोग कर सकते हैं और जो इसका किराया हो वो हमें राज्य सरकार यानी अगर रियासती सरकार को देना हो तो उसको, या केंद्र सरकार को देना हो तो उसको, कि जिसका उस पर हक है उसको देने होंगे हमें उसके पैसे। उसके बाद आता है ज़कातनी दृष्टिए वखारना प्रकारों यानी ज़कात की यानी माल के ऊपर जो आप टैक्स देते हो। माल हमें पता है कि आयात निकास यानी दरामद का भी टैक्स लगता है और बरामद का भी टैक्स लगता है। ज़कातनी दृष्टि माल की 2 किस्में। एक ज़कात भरेला माल नी वखारो यानी अगर आपका माल किसी बंदरगाह से, किसी एयरपोर्ट से, किसी रेलवे स्टेशन से आया है और आपने उसे एक गोदाम में रखा है तो वो कौन सी किस्में हैं कि आपने उसकी ज़कात भर दी है। और दूसरा है ज़कात भरिया बिना ना मालनी वखारो जिसको कहते हैं बॉन्डेड गोदाम। इसमें अभी तक आपने कस्टम नहीं भरा है, अभी तक आपने उसकी ज़कात नहीं भरी है। तो अब आप वहाँ से माल कब लेके जाओगे? जब आप पहले उसकी ज़कात भर दोगे, जब आप उसका कस्टम भर दोगे फिर आप उसको यहाँ से लेकर जाओगे। जब तक आप उसका कस्टम नहीं भरोगे तब तक आप उसको इस गोदाम से लेकर नहीं जा सकते। उसके बाद आता है उपयोगनी दृष्टि वखारना प्रकारों यानी इस्तेमाल के लिहाज से गोदाम की किस्में। वो कितनी हैं? 2 हैं। सबसे पहला है सामान्य वखारों। सामान्य वखारों यानी क्या? जिसमें हम अगर इस सामान को महीनों तक भी रहने दो तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके वज़न में, इसके कद में कोई तब्दीलियाँ नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे आप देखो कि अगर आपने कुर्सी ली है, आपने वहाँ पे कुर्सियाँ रख दी है, या अगर आपने स्कूल बैग रखे हैं गोदाम में, तो वक्त के साथ क्या उसके वज़न, उसके कद में कोई तब्दीली आएगी? नहीं आएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वक्त के साथ साथ
उनके कद में, वज़न में तब्दीलियाँ आ जाती हैं। इसके लिए कौन सी गोदामें बनाई जाती हैं? विशिष्ट वखारों यानी खास किस्म की गोदामें। फल, दूध, सब्जियाँ या पेट्रोल या जहरी केमिकल, ये सारी चीज़ें कैसी होती है कि इनसे नुकसान भी हो जाता है, ये जल्दी ख़राब भी हो जाती है, तो इनके लिए ख़ास किस्म के गोदाम की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है वाहन व्यवहारनी सेवाओं यानी ट्रांसपोर्टेशन की खिदमत। ट्रांसपोर्टेशन में हम जानते हैं कि कदीम ज़माने में जानवर एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने का और इंसानों को पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन अभी हम वाहन व्यवहार किसे कहेंगे? देखो, अंडरलाइन करेंगे आप आपकी किताब में। વાહન વ્યવહાર એ એવી સેવા છે કે જેમાં માણસો અને માલ સામાનની એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે हेरफेर કરવામાં આવે છે। उर्दू देख लेंगे इसका कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी खिदमत है कि जिसमें अफराद और माल सामान की एक जगह से दूसरी जगह बदली की जा सकती हैं। अब इसकी किस्में कितनी हैं? इसकी टोटल 6 किस्में हैं, जिसमें अभी हम सबसे पहले किस्म की बात करेंगे मानव बल द्वारा संचालित, यानी जो इंसानी क़ुव्वत के ज़रिए चलते हों। जैसे आप अजमेर में आपने देखा होगा, कोलकाता में आपने देखा होगा कि इन जगहों पे क्या होता है कि पैडल रिक्शा, इनके ज़रिए से इंसानों को, अफराद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। और अभी आप देखते होंगे, अगर हमारे सूरत की बात करें कि बहुत से लोग हाथ लारी पे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ये हाथ लारी या ये पैडल रिक्शा कैसे चलते हैं? मानव बल द्वारा, इंसानी क़ुव्वत से। इसके बाद दूसरी किस्म है हमारी पशु बल द्वारा संचालित, यानी जो जानवरों की क़ुव्वत से चलते हों। जैसे आपने घोड़ा गाड़ी देखी होंगी, आपने बैलगाड़ी देखी होंगी कि इसमें किसकी क़ुव्वत लगती है? घोड़े की या बैल की। इसके बाद हमारी तीसरी किस्म है हवाई मार्ग। हवाई मार्ग के बारे में सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर हमें किसी सामान को बहुत कम वक्फे में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, तभी हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हवाई मार्ग है, जो एयरवेज़ है, ये बहुत महंगा पड़ता है। दूसरा कि जिन जगहों पर रनवे ना हो, है ना, ऐसी जगहों पे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। दुर्गम विस्तार हो, यानी जहाँ पे आप कोई व्हीकल लेके नहीं जा सकते, कोई वाहन लेके नहीं जा सकते, ऐसी जगह पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए आप अपनी खिदमत को पहुँचा सकते हो। लेकिन हवाई मार्ग की, एयरवेज़ की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। इसके बाद आता है हमारा ज़मीन मार्ग। लेकिन ज़मीन मार्ग में उसके हम 2 पार्ट बना देंगे। पहला आ जाएगा हमारा रेलवे मार्ग, फिर आ जाएगा हमारा रास्ता मार्ग। रेलवे मार्ग में हमें पता है कि रेलवे के ज़रिए इंसान और माल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि इंजन ऑलमोस्ट कैसे चलते हैं? डीजल से या बिजली से। लेकिन कुछ ट्रेनें ऐसी होती है जो बिजली के ज़रिए चलती हैं और जिसमें बहुत सारे जो डिब्बे होते हैं पीछे, वो चालक बल यानी उस इंजन को खींचने का काम करते हैं। ऐसी ट्रेन को अंडरलाइन करोगे, मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहा जाता है। ऐसी ट्रेन को जो बिजली के ज़रिए चले, उसको मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहा जाता है। भारत में अब तो CNG, जैसे आप जानते हो, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका इस्तेमाल करके भी इंजन को चलाया जाता है। शहरी इलाकों को जोड़ने वाली ट्रेनों को कहीं ना कहीं वाहन व्यवहार यानी ट्रांसपोर्टेशन की करोड़रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी कहा गया है। किसे रीढ़ की हड्डी कहा गया है? ट्रेन को। इसके बाद हम दूसरी बात करेंगे रास्ता मार्ग। रास्ता मार्ग यानी एक रास्ते से दूसरी जगह रास्ते के ही ज़रिए जाना। इसमें आप जगह में, सिमत में, है ना, आपकी तेज़ी में अपनी सहूलत के हिसाब से बदलाव
कर सकते हो। घर के दरवाजे तक अगर आपको कोई खिदमत दे सकता है तो वो है रास्ता मार्ग। बहुत से शहरों में BRTS अंडरलाइन करेंगे, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसका इस्तेमाल होता है, जिससे आप ज़्यादा तादाद में एक जगह से दूसरी जगह अफराद को पहुंचा सकते हो। लेकिन ऐसी बसों के लिए ख़ास रास्ता बनाया जाता है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह अफराद को पहुंचाने का काम करते हैं। फ़िलहाल गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जैसे शहरों में ये खिदमत मुहैया है। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जैसे शहरों में मुहैया है। हालांकि जो सारे वाहन हैं इनकी वजह से वायु प्रदूषण जैसे हवा की आलूदगी, आवाज़ की आलूदगी, ट्रैफिक जाम, पार्किंग, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। इन सब से बचने के लिए ज़्यादातर हमें BRTS का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे जड़ मार्ग यानी पानी के ज़रिए। दरिया, सरोवर, नहर, नदी, इन सब में क्या चलता है? नाव, बोट जिसको हम कहेंगे वो चलती हैं। इसके अलावा जो दरिया किनारों की जगह है वहाँ पे पानी और ज़मीन पर पंखे से चलने वाले होवरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े डैम बनाकर नहरों के ज़रिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है और इन्हीं नहरों का इस्तेमाल जड़ मार्ग यानी पानी के रास्ते के तौर पर भी किया जाता है। अंडरलाइन करना, विदेश व्यापार સૌથી વધુ જળ માર્ગ દ્વારા થાય છે। यानी जो हम बैरूनी व्यापार करते हैं, जो हम हमारा इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, वो ज़्यादातर किसके ज़रिए होता है? जड़ मार्ग, पानी के ज़रिए होता है। हालांकि जो जड़ मार्ग है, जो पानी का रास्ता है, वो दूसरे किस्मों से ज़रा धीरा है, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्फा लग जाता है, लेकिन हवाई मार्ग से ज़्यादा सस्ता है। बस ज़रा वक्त लगता है, एक वही इसका हुदूद है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमारी छठी और आखिरी किस्म है पाइपलाइन द्वारा वहन, कि पाइपलाइन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह क्या पहुंचाया जाता है? प्रवाही कचराનો निकाल है ना, कि जो लिक्विड फॉर्म में हो ऐसे कचरे का निकाल पाइपलाइन के ज़रिए होता है। पानी, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, इन सब को हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाते हैं? पाइपलाइन के ज़रिए पहुंचाते हैं। अंडरलाइन करना कि हजीरा से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक, यानी आप देखो गुजरात से MP एंड UP तक हम गैस परिवहन माटेની પાઇપલાઇન નાખવામાં આવેલી છે, कि हम जो CNG, LPG, जो सारे कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो दोनों गैस है, इनको हम पाइपलाइन के ज़रिए UP एंड MP तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा भारत में से कौन कौन सी रियासतें हैं जहाँ पे पाइपलाइन के ज़रिए क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम को पहुँचाया जाता है? बिहार, असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसी रियासतें हैं जहाँ पे हम पाइपलाइन के ज़रिए हमारे क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल और पेट्रोलियम जैसी चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। तो हमारा दूसरा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे मुकम्मल हुआ है।